गुड इवनिंग एवरीवन। हमने कहा क्या देखा था अभी अभी हमने देखा था कि जो औसत आयुकाल और जो अर्ध आयुकाल में संबंध क्या होता है, वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज किसने की। ठीक है, अब कृत्रिम रेडियो एक्टिव बारे में और जो क्या होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये देखेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, और उससे बिजली उत्पादन कैसे, मतलब उसमें बिजली उत्पादन करने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या कृत्रिम रेडियो एक्टिव कृत्रिम रेडियो एक्टिव। ठीक, देखो जो कृत्रिम रेडियो एक्टिव है ना, ठीक है, उसकी खोज किसने की है, तो उसकी खोज की है जो इरी क्यूरी है और उनके पति जो फेडरिक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज। ठीक है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी, तो उसको कोई किया था हेनरी बैकुलर ने किया था। किसने किया था, हेनरी बैकुलर ने। और जो कृत्रिम रेडियो एक्टिव है उसको किसकी खोज, उसने जो कृत्रिम रेडियो एक्टिव है उसका खोज किसने किया है, उसका खोज किया है जो इरिन क्यूरी। ठीक है, और उनके पति फेडरिक, कौन, इरिन क्यूरी और फेडरिक ने किया। ठीक है, और जो रेडियो एक्टिव जो हो गया पोलेनियम। ठीक है, रेडियम और पोलेनियम का खोज किसने किया, रेडियम और पोलेनियम का खोज किया है मैडम क्यूरी ने किया है। ठीक, और प्यूरे क्यूरी ने, मैडम क्यूरी और उनके पति है प्यूरे क्यूरी, इन्होंने किसकी खोज किया है, रेडियम का और पोलेनियम का। रेडियम और पोलेनियम का खोज किसने किया है, मैडम क्यूरी और प्यूरे क्यूरी। कृत्रिम रेडियो की खोज किसने किया, तो उसका खोज किया इरिन क्यूरी और उनके पति फेडरिक ने। ठीक है, ये हुआ। और जो रेडियो एक्टिव का मात्रा क्या होता है, तो क्यूरी होता है, और अन्य मात्रक बोलेंगे तो रदरफोर्ड होता है और बैकुलर होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव किस कारण से होता है, रेडियो एक्टिव न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिक क्या हो जाता है, भारी, और भारी नाभिक अस्थायी होता है। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण किसी भी पदार्थ में रेडियो एक्टिव गुण आता है। ये हुआ। और जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या निकलते हैं, जो विकिरण निकलते हैं, ठीक, उनको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गाइगर मूलक गणित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, गाइगर मूलक गणित का प्रयोग करते हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो विकिरण निकलते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये हुआ। और सबसे हल्का रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक जो ड्यूटेरियम होता है, ये सॉरी ट्राइट्रियम होता है। क्या, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक ट्राइट्रियम होता है, वो क्या होता है, वो होता है सबसे हल्का क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक, और जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो अपने विकिरण को उत्सर्जित करके अंततः कहाँ पहुंच जाते हैं, शीशा में पहुंच जाते हैं। ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव बारे में कुछ आपको जानकारी दी गई है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लो। इसकी खोज किसने की है, इरिन क्यूरी ने की। और कौन, फेडरिक इरिन क्यूरी और फेडरिक ने किसकी खोज की है, कृत्रिम रेडियो एक्टिव का। ठीक है, और जो पोलेनियम है, पोलेनियम और रेडियम की खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी। ठीक है, किसने की है, मैडम क्यूरी और उनके पति कौन, पियरे क्यूरी ने क्या किया है, कृत्रिम पोलेनियम और रेडियम की खोज की। इसके लिए इनको क्या किया था, 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको, मैडम क्यूरी और पियरे को। ठीक है,
रेडियो एक्टिव को रेडियो एक्टिव का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी। ठीक, रेडियो एक्टिव का मात्रक क्या होता है बोलेंगे तो रेडियो एक्टिव का जो मात्रक होता है वो होता है क्यूरी, और इसका अन्य मात्रक में पूछेंगे तो रदरफोर्ड है और बैकुलर है। किसी भी पदार्थ का क्या होना, रेडियो एक्टिव होना क्यों होता है वो? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसका उसका भारी नाभिक हो जाता है, और भारी नाभिक क्या होता है? अस्थायी होता है। सबसे हल्का जो क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो है हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम। ठीक है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव पदार्थ, सबसे हल्का जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो क्या होता है बोलेंगे? सबसे हल्का जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन का समस्थानिक जो होता है वो क्या होता है? सबसे हल्का रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ट्राइटियम। ठीक, जो ट्राइटियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक वो क्या होता है? वो सबसे क्या होता है? हल्का रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। और जो रेडियो एक्टिव पदार्थ किरणों का उत्सर्जन करके कहाँ पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है सीसा में, और वो क्या होता है? स्थायी रूप होता है। अब देखो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा जो गामा निकलता है उनका देखेंगे हम क्या। आयनन ऊर्जा, फोटोग्राफी और भेदन क्षमता कैसी होती है? ठीक है, आयनन ऊर्जा। ठीक, तो आयनन ऊर्जा क्या होता है? आयनन ऊर्जा में हाँ आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा मतलब सबसे अधिक किसका होता है? आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगा अल्फा का, उसके बाद किसका होगा? बीटा का। ठीक है, बीटा का बाद किसके होगा? गामा का। आयनन ऊर्जा अगर देखेंगे रेडियो एक्टिव किरणें जो निकलती है अल्फा बीटा गामा, उसमें सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा पूछेगा तो सबसे अधिक होगा अल्फा का, उसके बाद बीटा का, और सबसे कम किसका होता है? गामा का होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें, फिर मिटाऊंगी। फोटोग्राफी प्लेट में प्रभाव। ठीक है, फोटोग्राफी प्लेट में प्रभाव देखेंगे किन? अल्फा बीटा गामा किरणों का। तो सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है अल्फा का, फिर रहता है बीटा का, उसके बाद रहता है गामा का। ठीक, भेदन क्षमता देखते हैं। भेदन क्षमता। ठीक, तो भेदन क्षमता में सबसे ज्यादा किसका रहता है? गामा का, उसके बाद रहता है बीटा का, और बीटा के बाद रहता है अल्फा का। भेदन क्षमता में सबसे ज्यादा गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। ये हुआ भेदन क्षमता। फोटोग्राफी प्लेट में प्रभाव देख लिए, भेदन क्षमता देख लिए। अब देख लिए गति। तो सबसे ज्यादा गति किसका रहता है? तो सबसे ज्यादा गति गामा का ही रहता है, उसके बाद रहता है बीटा का, उसके बाद रहता है अल्फा का। ठीक, मतलब सबसे कम गति वाला है अल्फा, और सबसे ज्यादा गति वाला है बीटा, सॉरी सबसे ज्यादा गति वाला है गामा, और सबसे कम गति वाला है अल्फा। ठीक, भेदन क्षमता में सबसे ज्यादा किसका है? गामा का, सबसे कम कितना है? किसका है? अल्फा का। और फोटोग्राफी प्लेट में प्रभाव बोलेंगे तो अल्फा का रहता है, उसके बाद बीटा का, फिर गामा का। ठीक, ये ऑर्डर पूछ सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं नाभिकीय रसायन। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें।
नाभिक नाभिकी रसायन। नाभिकीय रसायन, ठीक है। तो नाभिकीय रसायन में हम देखेंगे नाभिक का विखंडन और नाभिक का संलयन, ठीक, ये देखेंगे। नाभिक जो रसायन है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो नाभिक जो रसायन होता है उसमें हम नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन का अध्ययन करते हैं। नाभिक संलयन में क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जो दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर क्या करेंगे? बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और इससे क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और जैसे कि हो गया क्या? तारा हो गया, सूर्य हो गया और हाइड्रोजन बम हो गया, ठीक। इन सब में ऊर्जा कैसे होता है? इसमें इन सब में नाभिकीय संलयन से ही ऊर्जा मिलता है, ठीक। और हमको नाभिकीय संलयन के लिए हजारों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। नाभिकीय संलयन के लिए हम क्या क्या इसकी आवश्यकता होती है? हजारों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। जब हजारों डिग्री तापमान से हम नाभिकीय संलयन करते हैं तब पदार्थ अपने चौथी अवस्था में पहुंच जाता है, किसमें? प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये जो नाभिकीय संलयन है वो क्या होता है? बहुत एकदम शक्तिशाली होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है ये। और जो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा निकलती है वो खतरनाक होता है। ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है और नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा निकलती है वो क्या होता है? वो खतरनाक होता है। और क्या कहते हैं, जो नाभिकीय जब संलयन होगा तो हजारों डिग्री हमें तापमान की आवश्यकता होगी। और तो ये क्या है, जो हजारों डिग्री जब तापमान मिलेगा तो कोई भी पदार्थ किसमें पहुंच जाएगा? कोई भी पदार्थ पहुंच जाएगा अपने चौथी अवस्था यानी कि प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। और नाभिकीय जो संलयन है उसको पहले नियंत्रण नहीं किया जा सकता था। अब चीन ने इसको नाभिकीय संलयन को भी इस पर नियंत्रण पा लिया है, ठीक। देखो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? जो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है ना वो हीलियम में बदलता रहता है, ठीक। हीलियम में बदलता रहता है और इससे ऊर्जा मिलती रहती है। और कभी भी हमको हाइड्रोजन बम का यूज करना रहता है तो हमको क्या बोला गया है? हजारों डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? नाभिकीय संलयन प्रारंभ होता है। और हाइड्रोजन बम का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन ही है। और कभी भी हमको हाइड्रोजन बम का प्रयोग करना है तो उसके पहले हमको परमाणु बम गिराना पड़ता है। और परमाणु बम से जो ऊर्जा, जो ताप उत्पन्न होता है उससे फिर हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कभी भी हमको हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले क्या फोड़ना पड़ेगा? परमाणु बम, ठीक। और परमाणु बम से जो विकिरण निकलती है वो हाइड्रोजन बम से अधिक ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक। और शक्तिशाली कौन है पूछेगा? शक्तिशाली जो है वो हाइड्रोजन बम है। और खतरनाक कौन है? शक्तिशाली है हाइड्रोजन बम, खतरनाक कौन है? तो खतरनाक है परमाणु बम, ठीक। क्योंकि हजारों डिग्री सेल्सियस ताप पर नाभिकीय संलयन क्या होता है? स्टार्ट होता है। इसलिए जो हाइड्रोजन बम है वो परमाणु बम से 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। और जो नाभिकीय संलयन है इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने इसकी खोज की थी, ठीक। क्या देखे हमने? देखा रसायन, नाभिकीय रसायन, जिसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नाभिकीय संलयन होता है और एक होता है नाभिकीय विखंडन, ठीक। तो जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें क्या होता है? दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जो छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। लेकिन हमको नाभिकीय संलयन के लिए क्या करना पड़ता है? हजारों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। और जब भी हजारों डिग्री तापमान पर जब भी हम हजारों डिग्री तापमान उत्पन्न करेंगे तो कोई भी पदार्थ अपनी चौथी अवस्था किसमें पहुंच जाएगी? प्लाज्मा में पहुंच जाएगी। नाभिकीय संलयन को पहले नियंत्रित नहीं किया जा सकता था लेकिन अब नियंत्रण कर लिया गया है। सूर्य हो गया, तारा हो गया और हाइड्रोजन बम हो गया, इन सब के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय
संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन में होता क्या है, नाभिकीय संलयन में जो हाइड्रोजन का नाभिक है वो हीलियम में बदलता रहता है, जिससे क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड टेलर ने नाभिकीय संलयन की खोज की थी। क्योंकि नाभिकीय संलयन को प्रारंभ करने के लिए हमको हजारों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए जब भी हाइड्रोजन बम का प्रयोग करना होता है हम क्या करते हैं, पहले परमाणु बम फोड़ेंगे, तो उस परमाणु बम से जो ऊर्जा निकलेगी, जो ताप निकलेगा, उससे हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होगी, प्रारंभ होगी। इसी कारण बोलते हैं जो परमाणु बम है उससे 10,000 गुना शक्तिशाली कौन होता है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन में ये होता है कि जो बड़ा नाभिक जो होता है वो छोटे छोटे नाभिक में क्या होता है, टूटता है। क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक में टूटता है कौन, बड़ा नाभिक। यही क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और इससे भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, और जो इससे निकलने वाला जो रेडिएशन होता है वो हाइड्रोजन बम से भी क्या ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या, नाभिकीय विखंडन से जो विकिरण निकलता है, जो रेडिएशन फैलता है, वो हाइड्रोजन बम से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक, और भारत में पहले परमाणु बम का जो परीक्षण कब किया गया था, तो ये किया गया था 18 मई को, 18 मई 1974 को। कब किया गया था, 18 मई 1974 को किया गया था। इसका क्या नाम था, इस्माइली बुद्धा मुस्कुराए नाम था इसका जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, कब किया, 18 मई 1974 को किया था। ठीक है, 18 मई 1974 को किया। क्या नाम था, इस्माइली बुद्धा मुस्कुराए। ठीक है, और जो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है, तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया है। किसने किया है, परमाणु बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या किया है, परमाणु जो विखंडन उसकी खोज की। ठीक, पहला परीक्षण भारत द्वारा 18 मई 1974 को, बुद्ध मुस्कुराए। ठीक, और दूसरे बार परीक्षण कब हुआ, 11 मई और 18 मई 1998। क्या, 11 मई और 13 मई 1998, 11 मई 13 मई 1998 को किया गया। इसका नाम क्या था, शक्ति 98 नाम था इसका। क्या नाम था, शक्ति 98 या शक्ति 98 नाम था इस परीक्षण का। ठीक है, परमाणु बम में किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूरेनियम को क्या कहते हैं, येलो केक भी कहते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का, ज़्यादातर यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, या फिर पोलेनियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे येलो केक भी कहते हैं। और जो परमाणु जो रेडिएशन होता है इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाते हैं। क्या खाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाया जाता है इस रेडिएशन से बचने के लिए। तो यहाँ तक क्या कंप्लीट हुआ हमारा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जो है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं इसको लिखवा देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक, फिर हम देखेंगे परमाणु रिएक्टर और परमाणु बिजली घर और परमाणु बिजली घर के मुख्य अंग। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं नाभिकीय रसायन के प्रकार। ठीक, पहला क्या होता है, पहला होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। पहला होता है नाभिकीय संलयन, दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक, तो नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन बोलते हैं जब दो छोटे छोटे नाभिक
जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर बड़े नाभिक का क्या करें, निर्माण करे। ठीक, बड़े नाभिक का निर्माण करे तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, फिर मैं इसको भी डालूंगी। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन प्रारंभ करने के लिए, नाभिकीय संलयन प्रारंभ करने के लिए हजारों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होती है? हजारों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। जब भी हजारों डिग्री तापमान उत्पन्न होता है, जब भी हजारों डिग्री तापमान उत्पन्न होता है, नाभिकीय संलयन प्रारंभ करने के लिए तो क्या होता है? तो पदार्थ अपनी चौथी अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, जब भी हजारों डिग्री तापमान उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन प्रारंभ करने के लिए, तो पदार्थ अपनी चौथी अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक, अब देखते हैं पदार्थ कहाँ पहुंच जाता है? अपनी चौथी अवस्था में पहुंच जाता है। नाभिकीय संलयन को भी अब नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन को भी अब नियंत्रित किया जा सकता है। पहले नियंत्रित नहीं किया कर सकते थे, चीन ने इसको नियंत्रित कर लिया है। ठीक है, ये हुआ। नाभिकीय संलयन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। नाभिकीय सूर्य तारे और हाइड्रोजन बम सूर्य तारे और हाइड्रोजन बम के ऊर्जा का स्रोत सूर्य तारे और हाइड्रोजन बम के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य तारे और हाइड्रोजन बम के ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन है। इसमें हाइड्रोजन का नाभिक हीलियम में बदलता रहता है। ठीक है, इसमें
हाइड्रोजन का नाभिक हीलियम में बदलता रहता है। इससे क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा निकलता है। इससे अत्यधिक ऊर्जा निकलता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। इससे अत्यधिक ऊर्जा निकलता है। फिर लिखेंगे चूंकि नाभिकीय संलयन के लिए हजारों डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। चूंकि नाभिकीय संलयन के लिए हजारों डिग्री की आवश्यकता होती है। इस कारण जब भी हाइड्रोजन बम विस्फोट करना होता है, पहले परमाणु बम विस्फोट करते हैं। यही कारण है कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 10,000 गुना शक्तिशाली होता है। ठीक है, ये हो गया नाभिकीय जो संलयन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नाभिक विखंडन में क्या होता है। ठीक, अब हम देखेंगे क्या नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। तो नाभिक विखंडन में होता है, बड़ा नाभिक जो है वो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। ठीक, नाभिक विखंडन में क्या होता है, बड़ा नाभिक क्या होता है, छोटे नाभिक में क्या होता है, टूटता है। बड़ा नाभिक क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक में टूटता है। ठीक, नाभिकीय विखंडन में इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। देखो, और जो परमाणु संलयन की खोज किसने की थी उसको लिख लेना, एडवर्ड टेलर। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने परमाणु संलयन की खोज की थी। और परमाणु विखंडन की खोज की थी परमाणु विखंडन की खोज की है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने नाभिकीय विखंडन की क्या की है, खोज की है। ठीक, भारत का पहला परमाणु परीक्षण
पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था बोलेंगे तो पहला परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था 13 मई 1974। क्या नाम था इसका? बुद्धा इस्माइली। क्या था? बुद्धा इस्माइली। ठीक, बुद्ध मुस्कुराए इसका नाम था। दूसरा जो हुआ, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण ये हुआ था 11 मई और 13 मई। सॉरी, ये वाला है 18 मई। पहला वाला हुआ था 18 मई 1974 को, दूसरा वाला हुआ 11 मई 13 मई। 11 मई हुआ 13 मई 1998। पहला वाला हुआ है 18 मई 1974 को, दूसरा वाला हुआ 11 मई 13 मई 1998 को। इसका नाम था शक्ति 98। ठीक, इसका क्या नाम था? शक्ति 98 नाम था। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, फिर मैं मिटाती हूँ इसको। ये हो गया क्या? 98। ये अब देखो, नाभिकीय विखंडन में ईंधन, नाभिकीय विखंडन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। नाभिकीय विखंडन में ईंधन के रूप में यूरेनियम व पोलोनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे येलो केक भी कहते हैं। इसे येलो केक भी कहते हैं। किसको? यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? सबसे महंगा पदार्थ होता है। ठीक, ये हुआ। यूरेनियम को हम किससे जलाते हैं? जर्कोनियम से जलाते हैं, क्योंकि जर्कोनियम रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं होता है और क्या, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, यूरेनियम को यूरेनियम को हम किससे जलाते हैं? यूरेनियम को हम जलाते हैं जर्कोनियम से। ठीक, और इसके लिए क्या की आवश्यकता नहीं होती है? इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन के बगैर जल जाता है। कौन? जर्कोनियम जो है वो ऑक्सीजन के बगैर ही जल जाता है। ठीक, इसलिए हम, और ये रेडियोएक्टिव पदार्थ भी नहीं होता। यूरेनियम को जर्कोनियम से क्या करते हैं? जलाते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें रेडियोएक्टिव नहीं होता, ये रेडियोएक्टिव नहीं होता और ये बगैर ऑक्सीजन के जलता है। यहां तक हो गया। रेडिएशन से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इतना हो गया। अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर और क्या है? परमाणु बिजली घर।
तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है वैसे भी। यहाँ तो आप लोग 15 मिनट का वीडियो नहीं देखते हो, तो ये तो और लंबा हो गया ज़्यादा। पता नहीं इसको देखोगे भी कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा होता है लग रहा है तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और पढ़ाई स्टार्ट रखिए, क्योंकि CGPSC का तो 9 तारीख को एक बार होगा ही, तो छत्तीसगढ़ तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि सबको लग रहा है कि परिचारक का पेपर नहीं होगा, लेकिन देखना फॉर्म डाले हैं तो पेपर तो ज़रूर होगा। ठीक, इसका पेपर भी मेरे को लगता है कि फरवरी में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब पढ़ाई स्टार्ट रखिए। ठीक, अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।